अध्याय 2241 ड्यूक तक का स्तर। आइस ब्लू नाइट किंग ने अपना हाथ बढ़ाया और हान सेन के जमे हुए रूप को आकाश से अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर कि हान सेन आइस ब्लू नाइट किंग के हाथों में जाने वाला है, पहले से जमी हुई बाव एयर अचानक हिली। उसने ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम पर बार बार जोर से प्रहार किया। एक शॉकवेव आइस ब्लू नाइट किंग के सिर पर लगी। वे बेहद करीब थे और आइस ब्लू नाइट किंग ने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी थी। हालांकि नाइट किंग का चेहरा नहीं बदला, उसका शरीर नीला पड़ गया और उसने अपने ऊपर आने वाली ध्वनि शक्तियों को विक्षेपित कर दिया। जब हान सेन ने देखा कि ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम की ध्वनिक शक्ति कोई असर नहीं कर पा रही है, तो उसने तुरंत वहां से निकलने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। उसने पहले जेड स्किन का इस्तेमाल किया, फिर ब्रेक स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल किया। दूसरी शक्तियां हान सेन को फंसा सकती थी, लेकिन सौभाग्य से नाइट किंग ने उसे ठंड से फंसाने की कोशिश की थी। ऐसी शक्ति हान सेन को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक नहीं सकती थी। उसने उस जेड टोड के पास जेड स्किन का अभ्यास काफी समय बिताया था। यहाँ तक कि देवता जैसी ठंडी शक्तियां भी हान सेन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। आइस ब्लू नाइट किंग के पास भयंकर ठंडी शक्ति थी, लेकिन वह जेड टोड के बराबर नहीं था। वह हान सेन को उस सर्दी की गिरफ्त में नहीं फंसा सका। बाओ ए द्वारा उसे चकित कर दिए जाने के बाद हान सेन ने नाइट किंग से दूर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इतनी करीबी दूरी पर कार्यरत होने पर ध्वनि शक्तियां विफल हो जाएंगी। आइस ब्लू नाइट किंग इस बात से बहुत हैरान था कि एक मार्क्विस उसकी आइस ब्लू शक्तियों को रोकने में कामयाब रहा। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। हान सेन टेलीपोर्ट करता रहा, लेकिन ब्रेक स्पेस फ्लैश ड्रैगन विंग जीन से आया था। उसके पास खुद ये क्षमता नहीं थी, इसलिए इस कौशल के इस्तेमाल की उसकी सीमाएं थीं। वह कहीं दिखाई देता और फिर टेलीपोर्ट हो जाता। फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। अगर साधारण ड्यूक पूरी गति से आगे बढ़ रहे होते तो वे हान सेन के साथ नहीं रह पाते, ये तो तय था। लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग जैसे किसी के खिलाफ ये गति बढ़त बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बर्फीले नीले शूरवीर राजा मुस्कुराए। तुम सचमुच चाकू के शिष्य हो। तुम मेरी बर्फीली नीली शक्ति से बच सकते हो। अगर ऐसा है तो मेरे गहरे नीले रसातल को पीछे हटाने की कोशिश करो। उसके बाद आइस ब्लू नाइट किंग आगे बढ़ा। आइस ब्लू रंग अचानक गहरा होकर गहरे नीले रंग में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती को निगलने वाला कोई राक्षस अब हान सेन की ओर आ रहा हो। हान सेन इधर उधर टेलीपोर्ट होता रहा, लेकिन फिर भी वह तेजी से नजदीक आ रहे उस गहरे नीले रंग से बच नहीं पाया। जैसे ही वह हवा में ऊपर उठा, उसकी शक्ति उसके चारों ओर एक गहरे नीले रंग के क्रिस्टल में संघनित हो गई। बर्फ के नीले शूरवीर राजा धीरे धीरे जमे हुए हान सेन की ओर बढ़े। चाकू की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें वह चीज मुझे सौंपनी होगी। अगर तुम उसे वापस कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, और जो इनाम तुम्हें मिलना है वह तुम्हें मिलेगा। बर्फ के नीले शूरवीर राजा नीले क्रिस्टल को छूने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनका चेहरा विकृत हो गया। उस नीले क्रिस्टल के अंदर एक जेड शक्ति फैल रही थी और क्रिस्टल स्वयं टूटने लगा था। आइस ब्लू नाइट किंग हैरान रह गया। उसकी नीली शक्तियां सिर्फ ठंडी शक्तियां ही नहीं थीं, उनमें सील करने वाले प्रभाव भी थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे शक्तियां भी हान सेन को फंसा नहीं पाएंगी। हान सेन का शरीर जेड स्किन को पूरी ताकत से चला रहा था। उसका जेड स्किन ड्यूक बनने की कगार पर था और डीप ब्लू पावर के दबाव में आखिरकार उसे वो सफलता मिल ही गई जिसकी उसे जरूरत थी। जेड स्किन की शक्ति हान सेन के पूरे शरीर में फैल गई। रक्तनाड़ी सूत्र के प्रभाव से उसका शरीर लाल हो गया था, लेकिन अचानक वह समुद्री बर्फ जैसा दिखने लगा। हान सेन का पूरा शरीर मानो क्रिस्टल से बना हो। यह इतना शुद्ध और सुंदर था कि वह बिल्कुल भी मानव जैसा नहीं लग रहा था। लिटिल एंजल से प्राप्त दिव्य शक्ति ने हान सेन को एक शुद्ध ऊर्जा से भर दिया था। हान सेन की सफलता के साथ ही यह ऊर्जा भी बदल गई और जेड स्किन ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसने हान सेन के शरीर को ड्यूक बनने के लिए प्रेरित किया। मार्क्विस उस तत्व के लिए कौशल विकसित कर सकते थे जिससे वे जुड़े थे। जब वे ड्यूक बन जाते तो ये कौशल बदल जाते। ड्यूक अपने तत्व के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते थे, जिससे वे उसका अधिक पूर्ण उपयोग कर पाते थे। वह शुद्ध तत्व नियम की सीमा को छू गया। ये राजा की शक्ति जैसा तो नहीं था, जिसका इस्तेमाल बिना किसी कौशल के सक्रिय हुए दुश्मन पर सीधा प्रहार करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इससे शक्ति में अच्छी वृद्धि जरूर हुई।
हान सेन को नहीं पता था कि जेडस्किन किस तत्व से संबंधित है। हो सकता है कि उसमें कुछ बर्फीली शक्तियां रही हों, लेकिन वह पूरी तरह से बर्फ से बंधा नहीं था। धमाका! अपने ऊपर लगाई गई सीलिंग शक्तियों को चुनौती देते हुए हान सेन आगे बढ़ा। जिस नीले क्रिस्टल ने उसे फंसाया था वह टूट गया। हान सेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से टेलीपोर्ट हो गया। इस बार उसने ये बहुत तेजी से किया। बर्फ के नीले रंग का नाइट किंग दंग रह गया। उसने हाथ हिलाया और हान सेन पर अपनी गहरी नीली शक्ति का और ज्यादा इस्तेमाल किया। नाइट किंग ने भागने की कोशिश कर रहे हान सेन को उसी शक्ति से डुबोने की कोशिश की। अगले ही पल हान सेन अचानक दौड़ता हुआ आया। उसने बिना किसी कठिनाई के सीलिंग पावर्स को झटक दिया। आइस ब्लू नाइट किंग की डीप ब्लू शक्ति उसे सील नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि उसके तात्विक संबंध मजबूत हैं और सील करने की शक्तियों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। एडवर्ड की निगाहें परेशान करने वाली तीव्र थी। जब हान सेन डीप ब्लू शक्ति द्वारा फंस गया था तो एडवर्ड ने हान सेन को भागने में मदद करने की योजना बनाई थी। लेकिन एडवर्ड के कुछ करने से पहले ही हान सेन खुद ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। हान सेन ने अपनी ताकत से आइस ब्लू नाइट किंग की डीप ब्लू पावर को तोड़ दिया था। आइस ब्लू नाइट किंग अब तक 2 बार वार कर चुका है और फिर भी वह हान सेन को रोक नहीं पाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि नाइट रिवर किंग इस पागल को मारने में नाकाम रहा। तुम सही हो, वह एक डरावना आदमी है। आइस ब्लू नाइट बेचैन लग रहा था। नाइट किंग ने अपना हमला जारी रखा, लेकिन हान सेन उस गहरे नीले रसातल से बाहर निकलता रहा। गहरे नीले रंग की शक्तियां उसे रोक नहीं पाईं। हान सेन को लगा जैसे उसका शरीर क्रिस्टलीकृत हो गया हो। वह कोई ऊर्जा नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसके विरुद्ध प्रक्षेपित शक्तियां भी उसके शरीर को भेद नहीं पा रही थीं। ये बहुत अजीब लगा और उसे जिनो आर्ट्स का अभ्यास शुरू करने से पहले का समय याद आ गया। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति का ही उपयोग कर सकता था और वह ऊर्जा मुक्त करने में असमर्थ था। लेकिन उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, ये तो पक्का था। इससे उसे यह भ्रम हो रहा था कि वह अपनी कच्ची ताकत से अपने सामने मौजूद हर चीज को तोड़ सकता है। बर्फ के नीले शूरवीर राजा ने हान सेन को गहरे नीले रसातल से आसानी से बाहर निकलते देखा और खुद को शक्तिहीन और निराश महसूस किया। वह हान सेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए एक भयावह शक्ति इकट्ठा कर रहा था। ये सिर्फ बर्फ की सील करने वाली शक्ति नहीं थी, इसमें जबरदस्त विनाशकारी शक्ति थी। बर्फ के नीले शूरवीर राजा गंभीर लग रहे थे और हान सेन उनकी आंखों में देख सकता था कि उन्होंने उन्हें सील करने की उम्मीद छोड़ दी थी। डोंग! आइस ब्लू नाइट किंग की शक्ति हान सेन पर टूट पड़ी, लेकिन एक भूतिया ढाल अचानक प्रकट होकर उसके हमले को रोक दिया। ये हान सेन का एकमात्र अक्षत दानव बग राजा बाईसेमा था, जिसे उसने हान यान से लिया था। दानव बग राजा बाईसेमा के संरक्षण के साथ हान सेन जल्दी से ग्रह आइस ब्लू के एक अज्ञात क्षेत्र में भाग गया। आइस ब्लू नाइट किंग अपनी शक्ति से भरी मुट्ठी लेकर हान सेन के पीछे टेलीपोर्ट हुआ और उसने उसे दानव बग किंग बाईसेमा पर आगे की ओर फेंका। बाईसेमा कंपन तो कर रहा था, लेकिन उसमें दरार का कोई निशान नहीं दिख रहा था। ये ढाल आइस ब्लू नाइट किंग के हमलों को रोक सकती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। हमें जल्द ही खुद को दिखाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, एडवर्ड ने कहा। वह चुपके से बेस से बाहर निकला और हान सेन के पीछे चला गया। एडवर्ड को डरने की कोई बात नहीं थी। आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन पर हमला करते समय आदेशों की अवहेलना की थी और तकनीकी रूप से एडवर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं था। वह बस नाइट किंग को हान सेन को पकड़ने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जैसे ही आइस ब्लू नाइट किंग ने डेमन बग किंग बाईसेमा पर प्रहार किया, हान सेन ने ढाल की कराह सुनी मानो वह टूटने ही वाली हो। ये कांच की तरह था जिसे पूरी तरह से तना हुआ था। उसने भौहें चढ़ाईं। लगता है डेमन बग किंग बाईसेमा अर्धदेवीकृत हमलों को रोक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यह अफसोस की बात है कि वे अन्य डेमन बग किंग बाईसेमा इस समय क्षतिग्रस्त हैं। अगर मेरे पास वे होते तो त्रिरंगीन डेमन बग किंग बाईसेमा आइस ब्लू नाइट किंग के हमलों को जरूर रोक पाते। हान सेन उड़ता रहा, अपने पीछा करने वाले से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश करता रहा। वह जानता था कि सिर्फ तेज रफ्तार से उसे आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं मिलेगी। उसे बाईसेमा के टूटने से पहले भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। अगर मैं आइस ब्लू नाइट किंग की नज़रों से बचकर अपनी उपस्थिति छिपा सकता हूँ, तो मैं लिटिल इनविजिबल की मदद से बाकी रास्ता भी बचा सकता हूँ। लेकिन अभी ऐसा करना बहुत मुश्किल है, हान सेन ने मन ही मन सोचा।
हान सेन पास के एक पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा था। वे जहां भी जाते वे जीव भाग जाते। आसमान में डर के मारे भागते हुए विदेशी जीवों से भरा हुआ था, और ये देखकर हान सेन हैरान रह गया। आइस ब्लू नाइट किंग की तेज रफ्तार ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया था। हान सेन के पास कुछ आइडियाज थे कि वह क्या कर सकता है, लेकिन उसे उनमें से किसी को भी लागू करने का कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। बाई सेमा को लगातार नुकसान पहुंच रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह टूट जाएगा। आइस ब्लू नाइट किंग ने और भी तेजी से मुक्का मारा, लेकिन अचानक उनके नीचे पहाड़ से एक गर्जना गूंजी। धमाका! पहाड़ों की गहराई से एक सफेद रोशनी निकली। उसका निशाना आइस ब्लू नाइट किंग था। बर्फीले नीले शूरवीर राजा ने आती हुई रोशनी को रोकने के लिए मुड़कर देखा, और आसमान में नीली और सफेद रोशनियों की एक चकाचौंध भरी टक्कर हुई। इसकी शक्ति ने उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। इस टक्कर का एक हिस्सा पहाड़ पर भी पहुंचा, और फिर लगभग 100 मीटर लंबा एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। उसने अपनी सफेद शक्ति का एक और हिस्सा बर्फीले नीले शूरवीर राजा की ओर भेजा। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। हान सेन मुस्कुराया और पहाड़ों की ओर भाग गया। उस जानवर ने आइस ब्लू नाइट किंग को उलझाए रखा, अनजाने में उसे हान सेन का पीछा करने से रोक दिया। नाइट किंग लगातार और ज्यादा ताकत से मुक्के मारता रहा, मानो दुनिया का विनाश रोकने वाली एकमात्र चीज यही हो। पूरी पर्वत श्रृंखला हिल गई जब पहाड़ की चोटियां अपनी ऊंचाई से गिर पड़ी। जमीनें टूट गईं और जीव जंतु भाग खड़े हुए। हान सेन एक पहाड़ पर दौड़ा और बाओ एयर को डेस्टिनी टॉवर में फेंक दिया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और खुद को एक पत्थर की गाय में बदल लिया। वह पास में मौजूद जेनोजेनेसिस के लोगों की भीड़ की ओर तेजी से बढ़ा। हान सेन जेनोजेनेसिस की भगदड़ में घुल मिल रहा था कि अचानक उसने पहाड़ पर एक साया घूमते देखा। वह इंस्पेक्टर एडवर्ड था। एडवर्ड की नज़रें जमीन पर घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी हान सेन की तलाश में था। हान सेन ने एडवर्ड की तरफ नहीं देखा, इस उम्मीद में कि वह आदमी उसके भेष को नहीं देख पाएगा। वह जेनोजेनेसिस का पीछा करते हुए पहाड़ों में और अंदर चला गया। अजीब है, वह कहाँ गया? एडवर्ड ने भौहें चढ़ाईं। उसने हान सेन को उस इलाके में उतरते देखा था, लेकिन एडवर्ड का शिकार अब हवा में गायब हो चुका था। शायद उसने खुद को अदृश्य कर लिया है। अगर उसने ऐसा किया भी, तो भी वह मेरी नज़रों से बच नहीं पाएगा। पहाड़ ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है, और वहाँ कोई गुप्त भागने की सुरंग भी नहीं है। उसका एकमात्र विकल्प बाहर निकल जाना होगा। तो जो चीजें अभी जा रही हैं। एडवर्ड की हरी आंखें चारों ओर देख रही थीं। थोड़ी देर बाद वह भागते हुए विदेशी जीवों के समूह की ओर दौड़ा। एडवर्ड बहुत उत्साहित लग रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और वह मन ही मन बोला, वाह, कितना ताकतवर आदमी है। वह तो रूप भी बदल सकता है। अगर वह आधा भी देवता बना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे हरा पाता। बिना किसी हिचकिचाहट के एडवर्ड उन विदेशी जीवों के पीछे दौड़ा जो उस इलाके से भाग रहे थे। वह उनके ठीक ऊपर मंडरा रहा था। उसने हजारों जैनोजैनिकों को देखा, और जब उसने उनका निरीक्षण किया तो उसकी आंखों की पुतलियां क्रिस्टल में बदल गईं। एडवर्ड ने एक नज़र डाली और वहां मौजूद हर जानवर को ध्यान से नोट कर लिया। बस एक सेकंड में ही उसे समस्या का पता चल गया। वह पत्थर की गाय गायब हो गई है, लेकिन एडवर्ड ने उन विदेशी जीवों के समूह का पीछा करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने पीछे मुड़कर देखा, जिस रास्ते से वह आया था। ... जब हान सेन एडवर्ड की नज़रों से बच निकला तो उसने लिटिल इनविजिबल का इस्तेमाल करके जेनोजेनेसिस के समूह को छोड़ दिया। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गया। उसने चक्कर लगाया और वापस वहीं पहुंच गया जहां आइस ब्लू नाइट किंग और वह गोलियत लड़ रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के हान सेन सीधे उस गहरे गड्ढे में चला गया जहां से जानवर निकला था। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि राक्षस का दखल वाकई इत्तेफाक था, लेकिन अब वह बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। आइस ब्लू नाइट किंग को एक जबरदस्त शैतान ने रोक रखा था, और वह उसका फायदा उठाने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हान सेन और आइस ब्लू नाइट किंग के बीच की लड़ाई ने जानवर को परेशान कर दिया था, लेकिन उन दोनों का पीछा करने के बजाय राक्षस ने हान सेन को नज़रअंदाज करके सीधे आइस ब्लू नाइट किंग पर हमला करने का फैसला किया था। हान सेन को यह अजीब लगा। वह उस खाई में दौड़ा जहां से वह निकला था, और उसने तुरंत देखा कि वह गुफा उस जानवर का घर नहीं थी। ये देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, लेकिन डोंगशुआन आभा से मिली स्पष्टता के कारण हान सेन उस जानवर के आणविक निशान देख पा रहा था। वह हाल ही में गुफा में आया था, और वहां बहुत कम समय के लिए ही रहा था। वह वहां 2 दिन से ज्यादा नहीं रहा होगा।
गुफा में एक शक्तिशाली विदेशी घोंसला जरूर था, लेकिन गुफा के मूल निवासियों के आणविक निशान अलग थे। वे उस जानवर के नहीं थे जिसने उसे बचाया था। लगता है एडवर्ड मुझे आइस ब्लू नाइट किंग से भागने में मदद करने को तैयार था। हान सेन बिना किसी हिचकिचाहट के घोंसले में और अंदर भाग गया। हान सेन को यकीन था कि वहां रहने वाले सभी जीव अब मर चुके होंगे। उस जानवर का एडवर्ड से कोई न कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। लेकिन अगर एडवर्ड ने उस जीव को भेजा था, तो हान सेन का उस खतरनाक जानवर की मांद में घुस जाना आखिरी चीज होगी जिसकी वह उम्मीद नहीं करता। एडवर्ड का दिमाग बहुत डरावना है। वो देर सवेर यहाँ आ ही जाएगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हान सेन ने घोंसले को देखते हुए मन ही मन सोचा। विशाल घोंसले में प्रवेश करने के बाद हान सेन ने गुफा में कुछ बड़ी हड्डियां बिखरी हुई देखीं। ज्यादातर लोगों ने यही मान लिया होगा कि ये हड्डियां उस जानवर के शिकार के अवशेष है, लेकिन हान सेन आणविक निशानों से उनकी असली उत्पत्ति बता पाए। ये हड्डियां उन जेनोजेनिक्स की थी जो मूल रूप से वहां रहते थे। मुझे नहीं पता कि इस घोंसले का कोई और निकास है या नहीं। हान सेन ने पुष्टि की कि वहां कोई अन्य विदेशी जीव मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने घोंसले में थोड़ा और गहराई से खोजबीन करने का निर्णय लिया। हान सेन ने गुफा में इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं मिला। हालांकि उसे ज्यादा जल्दी नहीं थी। उसने लिटिल स्टार को डेस्टिनी स्टावर से आज़ाद कर दिया। लिटिल स्टार, देखते हैं तुम यहाँ कैसे करते हो। हान सेन लिटिल स्टार के ऊपर से कूद गया। ओकिनी ओकिनी, लिटिल स्टार चिल्लाया। जैसे जैसे उसका शरीर और हान सेन का शरीर पारदर्शी होने लगा, उसके शरीर से तारों की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी। फिर वह पत्थर में घुस गया। लिटिल स्टार को गए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि एडवर्ड गुफा के मुहाने पर प्रकट हुआ। अंदर घुसने के बाद उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। यहाँ नहीं, एडवर्ड ने भौहें चढ़ाईं। उसे उस तार्किक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा था जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था। उसे हैरानी हुई जब हान सेन कहीं नहीं मिला। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है। हर जीव अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ जाता है, चाहे वो कुछ अनूठी क्यों न हो। लेकिन इसने तो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। उसने ऐसा कैसे कर लिया? एडवर्ड भौहें चढ़ाकर इधर उधर टटोलता रहा। हालांकि एडवर्ड को हान सेन नहीं मिला था, लेकिन उसे यकीन था कि उसका शिकार सचमुच इस गुफा में प्रवेश कर चुका है। यहाँ मेरी खोज का कोई अंत नहीं है। लगता है मुझे उसे किसी और तरीके से ढूंढना पड़ेगा। एडवर्ड ने घोंसले के चारों ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। उसने एक दीवार की ओर देखा और फिर वहां से चला गया। लिटिल स्टार की मदद से हान सेन सीधे पत्थर के आर पार निकल गया था। साथ मिलकर वे कम से कम कुछ 100 मील चले होंगे, फिर एक और भूमिगत गुफा तक पहुंचे। हान सेन ने लिटिल स्टार को थोड़ा आराम करने दिया और खुद गुफा के चारों ओर देखने चला गया। मुझे नहीं लगता कि एडवर्ड मुझे जल्द ही ढूंढ पाएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी बाहर नहीं आ सकता। मुझे पता लगाना है कि उस पत्थर की प्लेट में क्या खास बात है। हान सेन ने चारों ओर देखा। जो गुफा उन्हें मिली थी वह एक जटिल भूमिगत परिसर का एक हिस्सा थी। उस इलाके में विदेशी जीवों का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए हान सेन थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां बैठ गया। पत्थर के एक आरामदायक उभार पर पीठ टिकाकर उसने सोचा कि अब आगे कैसे बढ़ना है। पत्थर की थाली बहुत कीमती लगती है और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें क्या शक्तियां हैं। एक्सट्रीम किंग के कुछ उच्च स्तरीय लोगों को शायद पता हो, लेकिन कम से कम किंग बाई को तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर होती तो आइस ब्लू नाइट किंग उनके आदेशों की अवहेलना करने का जोखिम नहीं उठाता। मुझे एक्सट्रीम किंग के पास वापस भेजने का मतलब है कि पत्थर की थाली किंग बाई को दे देना। हान सेन गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसे पत्थर की गुफा के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रेंग रहा हो। हान सेन ने अपनी डोंगशुआन आभा को सक्रिय करके गुफा में झांका। उसने पाया कि एक जीवन शक्ति उसकी स्थिति के करीब आ रही थी। हालांकि जीवन शक्ति बहुत मजबूत नहीं लग रही थी और इससे हान सेन की घबराहट को शांत करने में मदद मिली। शोर करीब आ रहा था और कुछ मिनट बाद हान सेन ने गुफा में एक अजीब जेनोजेनिक को प्रकट होते देखा। चिकने काले फर से ढका एक शरीर दिखाई दिया। वह आश्चर्यजनक रूप से चिकना लग रहा था और उसका फर चमक रहा था। वह लगभग एक बिल्ली के आकार का था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो काले गहनों के चमकदार टुकड़े हों। वह किसी बड़ी आंखों वाले चोर जैसा लग रहा था। हान सेन ने विदेशी व्यक्ति की तरफ देखा और विदेशी व्यक्ति ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर उस अनजान व्यक्ति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह दूसरे पत्थर के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगा।
चलते हुए उसकी पीठ हिल रही थी और उसकी पूंछ धीमी लय में हिल रही थी। हान सेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, क्योंकि उस प्राणी की पूंछ में एक कंगन जैसी कोई वस्तु पकड़ी हुई थी। ये देखकर अजीब लगा कि प्लेटिनम का टुकड़ा जीव के पंजों में नहीं, बल्कि उसकी पूंछ से चिपका हुआ था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर वहां रखा गया हो। हान सेन ने अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग करके उसे करीब से देखा और उसने देखा कि उस वस्तु पर कुछ शब्द अंकित थे। पवित्र जनरल घोस्ट बोन। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उस छोटे जीव का पीछा करने का फैसला किया। क्या वह चीज जनरल घोस्ट बोन से संबंधित है? ये तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रही। ज्यादा से ज्यादा वह चीज एक विस्काउंट से ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर जनरल घोस्ट बोन को कोई पालतू जानवर चाहिए होता तो मुझे शक है कि वह इतनी कमजोर चीज चुनते। हान सेन को उस छोटे जानवर को मारने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह बस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। छोटे जानवर ने जरा भी नहीं दिखाया कि वह उससे डर रहा है। बिना रुके वह गुफाओं की एक श्रृंखला में नीचे की ओर घूमता रहा। उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसकी चाल भी धीमी थी। हान सेन धैर्यपूर्वक सुरंगों में उसका पीछा करता रहा और पूरे समय उसके मन में कई विचार आते रहे। उस प्राचीन शहर को भूतिया हड्डियों का शहर कहा जाता था, लेकिन वहां भूतिया हड्डियों की मूर्ति द्वार के रक्षक की तरह थी। महल के हॉल के अंदर उस मानव राजा की एक मूर्ति थी। मानव राजा की मूर्ति के शीर्ष पर ही पत्थर की पट्टिका रखी गई है। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वह जानवर एक छिपी हुई नदी के किनारे पहुंचा। वह पानी पीने के लिए पेट के बल नीचे झुक गया। यह आदमी इतनी दूर पैदल चला आया है, जरूर यह पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं आया होगा, हान सेन ने घबराहट में सोचा। आखिरकार ऐसा लगा जैसे जानवर ने अपना पेट भर लिया हो। बिना किसी चेतावनी के वह अंधेरी नदी में कूद पड़ा। वह ऊदबिलाव की तरह पानी में पीठ के बल लेट गया, धारा के साथ बहता हुआ। हान सेन ने लिटिल स्टार को दूर रखा और उसके पीछे चला गया, लेकिन जल्द ही भूमिगत नदी जमीन में धंस गई। वह जीव भी उसमें डूब गया। हान सेन ने दांत पीसते हुए पानी में छलांग लगा दी। उसने अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली का इस्तेमाल करते हुए उस जीव का पीछा किया। भूमिगत जल तेजी से बह रहा था और गनीमत रही कि हान सेन को कोई जल तत्व विदेशी नहीं मिला। हान सेन ने कुछ 100 मील तक उसका पीछा किया, लेकिन कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पानी में काफी समय तक रहने के बाद तैरता हुआ जानवर अचानक एक दीवार की ओर तैरने लगा। हान सेन ने उसकी ओर देखा और वहां उसे पत्थर की दीवार से होकर एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। छेद लगभग एक तरबूज के आकार का था और वह जीव बिना किसी परेशानी के अंदर घुस गया। हान सेन बहुत बड़ा था, इसलिए वह उसके पीछे अंदर नहीं जा सका। उसने लिटिल स्टार को उसे अंदर ले जाने के लिए बुलाया। हान सेन को जल्द ही पता चल गया कि वह छेद प्राकृतिक रूप से नहीं बना था। दरअसल वह एक धातु का पाइप था। यहाँ मानव निर्मित धातु का पाइप क्यों है? हान सेन आश्चर्यचकित था। छोटा जानवर धातु के पाइप से नीचे की ओर बहता हुआ चला गया और हान सेन लिटिल स्टार के ऊपर उसका पीछा करता रहा। वे कुछ मील चले, तभी सुरंग में उजाला हुआ और लिटिल स्टार दीवार से बाहर निकल आया। हान सेन ने चारों ओर देखा तो वह आश्चर्य से देखता रह गया। वह जगह एक भूमिगत महल थी। जिस धातु के पाइप से वह गुजरा था वह उसे एक विशाल मछली की मूर्ति के मुंह से होते हुए बाहर ले आया। उस पाइप से लगातार पानी बह रहा था, जिससे एक छोटा सा झरना बन रहा था और नीचे एक कुंड में गिर रहा था। तालाब जेड जैसे पत्थर से बना था। पानी बहुत साफ था और हान सेन नीचे तक देख सकता था। लेकिन जब हान सेन ने गौर से देखा तो वह स्तब्ध रह गया। पूल के अंदर एक काली सफेद आंख उसे घूर रही थी। हान सेन ने उस पत्थर जैसी निगाह से देखा और उसकी सांस सीने में अटक गई। सफेद जैद से बने उस कुंड में झांकने पर आप बुने हुए कपड़े पहने एक महिला को देख सकते थे। पानी में उसके धागों का सफेद धागा पारदर्शी लग रहा था और आप उसके शरीर का लगभग हर पहलू देख सकते थे। हान सेन ने अपने समय में कई खूबसूरत औरतें देखी थी, लेकिन बहुत कम ही उसे आकर्षित कर पाईं। लेकिन यह औरत बेहद आकर्षक थी। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ था। जो भी पुरुष उस महिला को देखता वह उसके साथ प्रजनन करने से अधिक कुछ नहीं चाहता था। जिस छोटे से जीव का वह पीछा कर रहा था वह तैरकर उस औरत के पास आया। फिर औरत ने उसे पकड़कर सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मजा आ रहा हो, लेकिन इससे देखने वालों का मन कर रहा था कि उस जीव को लात मारकर दूर भगा दे ताकि वे भी उसके स्तनों को सहला सकें। आओ, महिला की साफ आंखें बोल रही थीं।
उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन एक संकेत और निमंत्रण जरूर दिया गया था। हान सेन का दिल धड़क उठा। वह आसमान में जम गया और घबराहट से उसकी तरफ देखने लगा। मेरा इरादा गलती से इस जगह पर आने का नहीं था। कृपया मेरी दखलंदाजी माफ करें। मैं अब जा रहा हूँ। हान सेन ने यह कहा और लिटिल स्टार के साथ जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब तुम यहाँ हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों हो? औरत आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ बहुत ही मोहक थी और उसे बोलते हुए सुनकर हान सेन का पूरा शरीर कांप उठा। हान सेन की हिम्मत नहीं हुई, फिर भी वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह लिटिल स्टार के ऊपर चढ़ गया और दौड़ने के लिए तैयार हो गया। लिटिल स्टार ने दीवारों को पार करने के लिए स्टारसी ट्रैवल चालू किया, लेकिन तभी हान सेन ने एक दर्द की आवाज़ सुनी। जैसे ही वे भागने लगे, लिटिल स्टार दीवार से टकराया और हान सेन भी। नतीजा ये हुआ कि हान सेन की नाक से खून बहने लगा। उसके बाद लिटिल स्टार को भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पंजों से अपनी नाक पकड़ ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महिला हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है ये जगह कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम आज़ादी से आ जा सकते हो? मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया है, तो क्यों न तुम मुझ पर थोड़ा नरमी बरतती हो? हान सेन ने उसे घूरा और भौहें चढ़ा दी। और ठंडी हंसी, मैंने कब तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरती। चाहो तो चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुम मुझे नहीं रोक सकते तो इन दीवारों की सीमाओं को बंद कर दो। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। औरत इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर कांपने लगा। पानी में उसके स्तन देखकर लोगों के दिल उछल पड़े और वे उसे गौर से देखने लगे। क्या मैंने कुछ मजाकिया बात कह दी? हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं सीमाएं तोड़ सकती तो मैं अब तक यहाँ क्यों होती? इसके बाद महिला पूल से बाहर चली गई। हान सेन चौंक गया। उसने देखा कि उस औरत की गर्दन, कलाया और टखने धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे। जंजीर के सिरे पर एक छोटा सा ताला था जो बाल जितना छोटा था। ताला तालाब की तलहटी तक जाता था। वहां कुछ छेद थे और हर जंजीर उनमें से होकर गुजरती थी। वे कहाँ जाते थे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। औरत पूल से दूर चली गई और एक ज़ेड बेड पर लेट गई। उसने अपनी गर्दन पकड़ी और हान सेन को मोहक नजरों से देखा। जब तुम अंदर आए थे तो मैंने ताले तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। अगर मैं न होती तो तुम अंदर नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति में कृपया हमें बाहर निकालकर हमारी फिर से मदद करें। हान सेन उदास लग रहा था। हान सेन ने सोचा कि महिला ने उस जीव को जानबूझकर छोड़ा था ताकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी एडवर्ड के साथ कोई मिलीभगत है। लेकिन इससे उसकी पहचान और भी रहस्यमय हो गई। नहीं, मैंने बहुत दिनों से किसी और को नहीं देखा। यहाँ किसी मेहमान का आना कम ही होता है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दे सकती। महिला ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत बस सीमाएं खोलने में लगा दी। अब मुझ में दोबारा ऐसा करने की ताकत नहीं है, भले ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए यही मेरे साथ रहो। हान सेन देख सकता था कि उस औरत की पूंछ सफ़ेद बालों वाली थी। ये देखकर वह सोचने लगा और फिर पूछा, क्या तुम कोई आकार बदलने वाली लोमड़ी हो? औरत मुस्कुराए, आप मुझे लोमड़ी रानी कह सकते हैं। क्या? हान सेन को समझ नहीं आया कि महिला ने क्या कहा। लोमड़ी लोमड़ी, रानी रानी। बोलते हुए लोमड़ी रानी ने उस जीव को अपनी बाहों में सहलाया। तुम किस राजा की रानी हो? हान सेन का चेहरा बदल गया। अकेले रहने की इच्छा रखने वाली जातियों को देखते हुए एक्सट्रीम किंग सबसे प्रसिद्ध होना ही था। लोमड़ी रानी मुस्कुराए, मैं भूत हड्डी राजा की रानी हूँ। सेक्रेड के 10 जनरलों में से एक, जनरल घोस्टबोन। हान सेन ने सोचा, और वह ठीक ठीक जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। सभी ने जनरल घोस्टबोन और बाकियों को 10 सबसे बड़े जनरल कहा। इस जनरल का नाम जनरल घोस्टबोन था। हान सेन को अंदाजा नहीं था कि उसका नाम असल में घोस्टबोन किंग है। हान सेन को यह बात उसकी बातों से समझ आ गई। अच्छा, क्या आप मेरे पति से परिचित हैं? फॉक्स क्वीन मुस्कुराए और हान सेन की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ। अगर तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है? क्या जनरल घोस्टबोन ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? हान सेन ने महल की ओर देखते हुए पूछा। वह नहीं जानता था कि जनरल घोस्टबोन अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन यदि उसकी पत्नी अभी भी जीवित है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनरल घोस्टबोन मरा नहीं है जैसा कि अनुमान लगाया गया था। उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया, वो मुझे बचाने क्यों आएगा? फॉक्स क्वीन हंसी।
मानो वो कह रही हो कि ये उसका कोई काम नहीं है। क्या तुम उसकी पत्नी नहीं हो? उसने तुम्हें यहाँ क्यों बंद कर दिया? हान सेन ने फॉक्स क्वीन को बहुत आश्चर्य से देखा और वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुझसे डरता था। फॉक्स क्वीन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह तुमसे डरता था? हान सेन ने उसकी तरफ देखा। ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह औरत घोस्ट बोन जनरल से भी ज्यादा ताकतवर रही होगी। हाँ, वह मुझसे डरता था, इसलिए उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। वह किसी को भी मुझसे मिलने नहीं देता था। लोमड़ी रानी मुस्कुराए और फिर बोली, तुम्हें पता है मैं एक रूप बदलने वाली लोमड़ी हूँ, है ना? और तुम्हें पता है मैं अपनी मर्जी से किसी भी प्राणी में बदल सकती हूँ। मैं किसी भी जाति की सुंदर स्त्री में बदल सकती हूँ। तो मैं किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हूँ जो मेरी ओर देखता है। अगर तुम मेरे पति होते तो क्या तुम डरते? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हाँ हाँ, कम से कम तुम ईमानदार तो हो। फॉक्स क्वीन ने हान सेन की तरफ देखा। क्या तुम क्रिस्टलाइजर में से एक हो या एक्सट्रीम किंग में से एक? मैं क्रिस्टलाइजर में से एक हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक्सट्रीम किंग जैसा दिखता हूँ? हान सेन हैरान दिखे। मेरी नस्ल जीन को आकार देने में बहुत अच्छी है। मैं बता सकती हूँ कि आपके शरीर में कुछ एक्सट्रीम किंग जीन मौजूद हैं। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन एक्सट्रीम किंग को क्रिस्टलाइजर जैसी निचली नस्ल के जीन के साथ प्रजनन नहीं करना चाहिए, फॉक्स क्वीन ने कुछ सोचने के बाद कहा। फॉक्स क्वीन की बात सुनकर हान सेन सिहर उठा। क्या इंसान क्रिस्टलाइजर और किसी दूसरी प्रजाति का मिश्रण है? क्या एक्सट्रीम किंग भी इसी समीकरण में शामिल है? ऐसा लगता है कि यह एक संभावना है। एक्सट्रीम किंग की बनावट वाकई इंसानों जैसी ही दिखती है। चूंकि तुम जा नहीं सकते, तो क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहोगे? लोमड़ी रानी ने अचानक हान सेन को आंख मारी। आप किस मजेदार चीज की बात कर रही हैं? हान सेन ने चिंतित होकर लोमड़ी रानी से पूछा। यहाँ बहुत ठंड है, पत्थर की दीवारें और बर्फीला पानी ही है। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ मनोरंजन के कितने रूप उपलब्ध हैं? बेशक, तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फॉक्स क्वीन की आंखें सुलग उठी और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने कामुकता से अपने लाल होठों को चाटा, फिर एक हाथ अपने सफेद गाउन में डाला। दूसरा हाथ उसके स्तनों पर फिरने लगा। हान सेन की नजरें उसके हाथों पर टिकी रहीं। उसने मन ही मन बुदबुदाया, कामुक होना बुरी बात है। इसका कोई मतलब नहीं है। आखिरकार, हम तो बस कंकाल हैं। हालांकि लोमड़ी रानी बहुत आकर्षक लग रही थी, हान सेन को शक था कि उसके इरादे उतने ही सीधे साधे हैं जितना वो दिखा रही थी। कम से कम वो राजा वर्ग की कुलीन तो होगी ही। भगवान ही जाने वो क्या करने वाली थी। हान सेन को विश्वास नहीं था कि वह उसे थोड़ी देर के लिए गले लगाने के लिए इतनी दूर तक खींच लाएगी। वह राजा वर्ग की कुलीन थी, इसलिए वह कुछ भी योजना बना सकती थी। वह जनरल घोस्ट बोन की पत्नी थी, और हान सेन को यह भी नहीं पता था कि वह आदमी जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा होता और अपनी पत्नी को हान सेन के साथ बेवफाई करते हुए पकड़ लेता, तो हान सेन के लिए हालात बहुत बुरे हो जाते। फॉक्स क्वीन ने हान सेन को आंख मारी। उसने अपना हाथ अपने स्तनों से हटाया, जिससे उसे वो काली हड्डी वाली चाबी दिखाई दी जिसे वो निकाल रही थी। उसने उसे अपने हाथ में दिखाया। चाबी सफेद जैद से बने हार से लटकन की तरह लटकी हुई थी। ये बहुत मजेदार होगा, मेरे पीछे आओ। लोमड़ी रानी ने हान सेन को फिर आंख मारी। महल की ओर चलते हुए उसने हार अपने हाथों में थाम लिया। क्या छेड़खानी है? उसे तो लोगों को सताना बहुत पसंद है। हान सेन उसे जाते हुए देख रहा था, और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर भी वह उसके पीछे पीछे चला। वह महल बहुत खूबसूरत था। हान सेन ने शुरू में सोचा था कि वह जैद से बना है, लेकिन जब उसने उस जगह को गौर से देखा, तो उसे पता चला कि महल के दरवाजे और खंभे सब हड्डी से बने थे। हड्डियां जैद जैसी अर्ध पारदर्शी थीं, और रोशनी पड़ने पर वे खूबसूरती से चमक उठती थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौन सा जीव ऐसी हड्डियां छोड़ता है। अस्थि महल में एक मुख्य हॉल था, जिसके दोनों ओर दो छोटे हॉल थे। ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, और ज्यादातर हड्डियों से बनी हुई थी। यहाँ तक कि तालाब भी हड्डी से बना था, जैद जैसे पत्थर से नहीं, जैसा कि हान सेन ने अनुमान लगाया था। फॉक्स क्वीन को बांधने वाली जंजीरें बहुत पतली थीं। जब वह चलती थी, तो जंजीरें तालाब के तल से ऊपर उठ जाती थी। जाहिर है, वे उसकी गति को रोक नहीं पाती थी। लोमड़ी रानी आराम से नीचे बाएं हॉल की ओर जा रही थी। हान सेन उसके पीछे पीछे गया, और उसने देखा कि वहां कई खास खजाने थे।
वहां ढेर सारे हथियार, कवच, तरह तरह के रत्न, जड़ी बूटियां और तरह तरह के खजाने थे। उस जगह को देखते ही हान सेन की सांसें थम सी गईं और वह दिल से चाहता था कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसकी हों। हान सेन को उन खजानों पर इतनी लालच भरी नजरों से देखते देख लोमड़ी रानी मुस्कुराई। उसने सीधे उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मेरे प्रेमी बनने को राजी हो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। तुम जो चाहो ले सकते हो। कैसा लग रहा है? हान सेन ने खजानों को देखना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे सिर्फ इसीलिए यहाँ लाए हो? लोमड़ी रानी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बिल्कुल नहीं, इतनी बेकार चीजें रखने का क्या मतलब है? उसके बाद लोमड़ी रानी एक दीवार के सामने चली गई जिस पर एक विशाल भित्तिचित्र बना हुआ था। उस पर अनगिनत राक्षसी चेहरे बने हुए थे। हान सेन को समझ नहीं आया कि ये किस तरह के राक्षस हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नर्क के द्वार पूरी तरह खुल गए हों। कई भूतिया ताकतें एक अंधेरे गड्ढे से निकलकर अनजान दुनिया पर कहर बरपाने की कोशिश कर रही थीं। चेहरों पर लालच और खून की प्यास के भयानक भाव थे। हान सेन ने कलाकृति को देखा तो ऐसा लगा जैसे राक्षस जिंदा होकर लोगों को निगलने ही वाले हैं। लोमड़ी रानी भित्तिचित्र के बाईं ओर नरक के द्वार के सामने खड़ी थी। बंद द्वार एक विशाल कंकाल के आकार का था और उस पर भयानक नरक की आग लगी हुई थी। लोमड़ी रानी ने काली हड्डी वाली चाबी कंकाल की दाहिनी आंख में डाल दी। उसने चाबी घुमाई तो भित्तिचित्र से एक तेज आवाज आई। नारकीय कंकाल जैसा दरवाजा खुल गया। रंगा हुआ दरवाजा अब असली दरवाजा बन गया था, जो अब दीवार के दूसरी तरफ अंधेरे में खुलता था। वहां घना अंधेरा था, मानो कोई ब्लैक होल हो। उस अंधेरे गड्ढे से एक हल्की चीख की आवाज आई और उसे सुनकर हान सेन सिहर उठा। मजेदार चीज अंदर है, क्या तुम्हारी हिम्मत है अंदर आने की? फॉक्स क्वीन अभी भी खुले दरवाजे के पास खड़ी थी और हान सेन को देखकर मुस्कुरा रही थी। नहीं, हान सेन ने अपना सिर हिलाया। लोमड़ी रानी को इस इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगी। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें नर्क की सैर कराऊंगी। उसके बाद फॉक्स क्वीन नारकीय कंकाल द्वार की ओर बढ़ी। हान सेन मन ही मन सोच रहा था, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तो वहां कदम भी नहीं रखूंगा। भगवान ही जाने मेरे लिए क्या जाल ताक रहा है। हान सेन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा। वह भी नारकीय कंकाल की ओर बढ़ रहा था। उसका अपने अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं था, मानो वह किसी कठपुतली की डोर से बंधा हो। हान सेन ने डरते हुए फॉक्स क्वीन की तरफ देखा। अब तक उसका आधा शरीर गेट के अंदर जा चुका था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर हान सेन को एक और मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया और ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य डोरी ने हान सेन को अपनी ओर खींच लिया हो। हान सेन ने अपना डोंगशुआन आभामंडल बनाया और बैंगनी आंखों वाली तितली का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि लोमड़ी रानी किसी अदृश्य पदार्थ से बनी एक जंजीर खींच रही थी। जंजीर हान सेन के चारों ओर बंधी हुई थी, जिससे वह उसे आसानी से खींच पा रही थी। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उसके जाल में फंस गया। उसने तरह तरह की शक्तियां आजमाकर देखा कि क्या वो जंजीरों से छूट सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। उसने मुझे बांध लिया और मुझे पता भी नहीं चला। ये लोमड़ी रानी मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। शायद वह सचमुच देवी बन गई है। हान सेन ने कुछ और शक्तियां इस्तेमाल की, लेकिन वे भी काम नहीं आईं। इससे उसे गहरा सदमा लगा। वह खुद को बंधनों से मुक्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उनसे लड़ना बंद करने का फैसला किया। उसने लोमड़ी रानी को उसे नारकीय द्वार की ओर ले जाने दिया। अगर वह अपनी प्रतिभा से मुझे मारना चाहती है, तो मैं बच नहीं सकता। मैं किसी कुत्ते की तरह घसीटे जाने के बजाय शांति से अंदर जाना पसंद करूंगा, हान सेन ने सोचा। और सच कहूं तो वह कंकाल वाले दरवाजे के बारे में काफी उत्सुक था। बेशक अगर उसके पास विकल्प होता तो वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अंदर नहीं जाता। लोमड़ी रानी मुस्कुराए। वह हान सेन के पीछे पीछे गेट से अंदर चली गई। जैसे ही हान सेन अंदर गया, उसने अचानक एक जोरदार खिंचाव महसूस किया जो उसके शरीर को आगे की ओर खींच रहा था। उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमक उठी और पल भर में वह कहीं और पहुंच गया। जब हान सेन की दृष्टि वापस लौटी तो उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य था। हर जगह सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। एक जगह तो उन्हें एक छोटे से पहाड़ की तरह ढेर कर दिया गया था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां कितनी जानें गई थीं। वहां की धरती मौत के सार से भरी हुई थी।
आसमान खून से लाल था और आसमान से बरसने वाली बारिश गहरे लाल रंग की थी। पहाड़ के बीच से एक नदी बह रही थी और उसका पानी लाल था। वह एक नई दुनिया में कदम रख चुका था और पूरी जगह खून से सनी हुई थी। हान सेन हड्डियों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था और वह देख सकता था कि वह पूरी चीज खोपड़ियों से बनी थी। पहाड़ की चोटी पर नरक जैसा कंकाल द्वार खड़ा था। लोमड़ी रानी हान सेन के बगल में खड़ी थी। उसकी गर्दन और अंगों में अभी भी जंजीरें बंधी हुई थी। जंजीरें गेट के अंदर तक उसका पीछा करती रहीं। ये कौन सी जगह है? हान सेन ने चारों ओर देखते हुए पूछा। यदि यह सब वास्तविक था तो ये कल्पना करना कठिन था कि जिस भूमि पर वे अब खड़े हैं उसे बनाने के लिए कितने प्राणियों को मारा गया होगा। लोमड़ी रानी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। भूतस्थी राजा सेक्रेट की पवित्र रक्त सेना का सेनापति था। उसने पवित्र रक्त सेना का नेतृत्व करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला और इस प्रक्रिया में उसने सेक्रेट के नाम पर कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनके हाथों कई जीव मारे गए। ये हड्डियां भूतस्थी राजा द्वारा मारे गए सभी जीवों और लोगों के एकत्रित अवशेष हैं। सारी हड्डियां यहाँ क्यों इकट्ठी की गई? हान सेन ने पूछा। ये बात समझ में आती यदि घोस्ट बोन किंग ने ताकत हासिल करने के लिए जैनोजेनिक हड्डियों का उपयोग किया होता, लेकिन सभी हड्डियों को एक ढेर में फेंकना और उन्हें वहीं छोड़ देना बेकार था। लोमड़ी रानी ने उसके बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। भूतिया हड्डी राजा हड्डी का था। ये सफेद हड्डी का नर्क है, हड्डी का उद्गम स्थल। उसने और हड्डी बनाने के लिए अपने सभी दुश्मनों को यही दफना दिया था। चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुई क्योंकि यहाँ और कोई हड्डी पैदा नहीं हुई। लेकिन फॉक्स क्वीन की आवाज धीमी पड़ गई। लेकिन क्या? हान सेन ने पूछा। लोमड़ी रानी ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, क्या आपने किसी जनरल के बारे में सुना है जो अपने देशवासियों को नष्ट करके प्रसिद्ध हो गया हो? हान सेन ने सिर हिलाया। उसने इसके बारे में तब सुना था जब वह एलायंस में था और जीनो यूनिवर्स में भी। लोमड़ी रानी ने सफेद हड्डियों वाले पहाड़ को मजाकिया नजरों से देखा। हड्डियां ऐसी ही होती हैं। बहुत समय पहले हड्डियां अनगिनत थीं, लेकिन हड्डियों का विकास एक बहुत ही खतरनाक चीज है। भूत हड्डियां ने अपनी बाकी जाति को मार डाला और ऐसा करके वह सबसे महान हड्डियां राजा बन गया। हालांकि उसकी ताकत ने उसकी जाति को शक्ति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की, लेकिन इसने उन्हें नष्ट भी कर दिया। जब सब कुछ हो गया तो वह अकेला हड्डियां बचा था। अंततः वह बहुत अकेला हो गया और उसने और हड्डियां बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गईं और वह असफल रहा। उसके कार्यों से उसके दुश्मनों को किसी भी चीज से ज्यादा फायदा हुआ। हान सेन को अभी भी वास्तव में समझ नहीं आया। फिर लोमड़ी रानी ने कहा, भूत की हड्डी ने मुझे यहाँ बांध रखा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया का क्या हुआ। अरबों साल बाद भी वह वापस नहीं लौटा है। यहाँ की हड्डियाँ और अधिक हड्डी पैदा करने में असमर्थ थीं। इसके बजाय उन्होंने केवल अन्य प्राणियों के विकास में मदद की है। बोलते हुए लोमड़ी रानी ने दूर एक जगह की ओर इशारा किया। हान सेन ने अपनी नज़र कमल के फूलों जैसी खड़ी पर्वत श्रृंखला पर घुमाई। उन सफ़ेद हड्डियों के पहाड़ों के बीच एक खून का तालाब है। ये तालाब एक ऐसे जीव का घर है जो खून और हड्डी की हवा पीता है। वह अज्ञात प्राणी काफ़ी छोटा है और यह किसी लंबे समय से भुला दिए गए विस्काउंट का वारिस है। यह उन अनाम अज्ञात प्राणियों में से एक था जिसे जनरल घोस्ट बोन ने मारकर यहाँ सड़ने के लिए लाया था। हालांकि ये गर्भवती थी। अविश्वसनीय रूप से बच्चा बच गया। सफ़ेद हड्डियों वाले नर्क में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस अज्ञात प्राणी का वारिस बच गया है। दरअसल वह यहाँ फल फूल रहा था। उसने यहाँ की हड्डियों का सेवन किया है और मजबूत हुआ है। जैसे ही उसने उस जीव के बारे में बात की, फॉक्स क्वीन स्पष्ट रूप से भयभीत दिख रही थी। उसने आह भरी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन वह विदेशी प्राणी मेरे दरवाजे पर ही है। ये बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बढ़कर इसे मौत से प्यार है। अगर यह बढ़ता ही रहा तो एक दिन ये देवता बन जाएगा और यह निश्चित रूप से अंततः श्वेत अस्थि नर्क से निकलने का रास्ता खोज ही लेगा। जब ऐसा होगा तो तुम और मैं सबसे पहले उसे मारेंगे। तुमने मुझे धोखे से इस जगह पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं इसे तुम्हारे लिए मार सकूं। हान सेन को अब समझ आ गया कि वह क्या चाहती थी। लोमड़ी रानी ने हान सेन को एक चमकदार मुस्कान दी। अगर तुम्हें चीज़ों को मारना पसंद नहीं है तो तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वह देवता न बन जाए और फिर वह हमें साथ मिलकर मार सकती है। हान सेन ने कुछ देर उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम देवता नहीं हो?
तुम जाकर उसे मार क्यों नहीं देती? तुम्हारी शक्ति के स्तर को देखते हुए ऐसा काम आसान होना चाहिए। लोमड़ी रानी ने आंखें घुमाई और अपनी कलाइयों में बंधी जंजीरों को खड़खड़ाने के लिए हाथ ऊपर उठाए। घोस्ट बोन ने मुझे यहाँ अपने लिए व्हाइट बोन हिल पर नजर रखने के लिए फंसाया था, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था कि मैं उसका काम बिगाड़ दूंगी, इसलिए उसने मेरी उन शक्तियों पर एक प्रतिबंध लगा दिया जो व्हाइट बोन हिल में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाती हैं। मैं अपनी इस हालत में यहाँ एक भी हड्डी नहीं तोड़ सकती। ये कहकर लोमड़ी रानी ने जमीन से एक खोपड़ी उठाई। उसने खोपड़ी को कुचलने के लिए अपनी बाहें मुड़ी और उसे बांधने वाली जंजीरों से घना काला कोहरा फैल गया। कोहरे की धाराएं उसके काले हाथों की तरह लिपट गईं और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। लोमड़ी रानी की गर्दन टूटने को तैयार लग रही थी। उसका शरीर झुक गया और थोड़ी देर बाद काला कोहरा छट गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और खांसने लगी। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, लोमड़ी रानी ने कराहते हुए कहा और बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई। तुम और मैं यहाँ फंस गए हैं। अगर वह विदेशी देवता बन गया और श्वेत अस्थि नर्क से निकल गया तो हम बच नहीं पाएंगे। उसे मारकर तुम न सिर्फ मुझे बचाओगे बल्कि खुद को भी बचाओगे। हान सेन एक पल के लिए चुप हो गया। ज़ेनोजेनिक की वर्तमान ताकत क्या है? लोमड़ी रानी का चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था और उसने उससे कहा, मैं इतने सालों से मदद की तलाश में हूँ, लेकिन ज्यादा जीव यहाँ नहीं आ पाए। जब ये बच्चा था तो कोई भी बैरन इसे मार सकता था, लेकिन अब ये राजा वर्ग में पहुंच गया है। एक राजा वर्ग का विदेशी प्राणी। क्या आपको लगता है कि मैं, जो अभी अभी ड्यूक बना हूँ, ऐसे राक्षस को मार सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। तुम्हें करना ही होगा, बशर्ते तुम सचमुच मेरे साथ मरना न चाहो। फॉक्स क्वीन हंसी और उसके कंधे पर हाथ फेरा। लेकिन चिंता मत करो, मेरे लिए तुम्हारे जैसा प्यारा लड़का ढूंढना आसान नहीं था। मेरा तुम्हें मरवाने का कोई इरादा नहीं है, और इसके अलावा मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका भी है। संपर्क टॉस सुपर जीन C2247 अस्थि रक्त में जन्मे ज़ेनोजेनिक। अध्याय 2247 अस्थि रक्त में जन्मे ज़ेनोजेनिक। हान सेन बिना कुछ बोले फॉक्स क्वीन की तरफ देखता रहा। सच कहूं तो उसे उसकी कही हर बात पर यकीन नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि खूबसूरत औरतें अक्सर झूठ बोलती हैं। उसकी खूबसूरती को देखते हुए वह वाकई एक जबरदस्त झूठ बोलने वाली महिला थी। फॉक्स क्वीन हान सेन के विचारों से वाकिफ लग रही थी और उसने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो थोड़ी देर यहीं क्यों नहीं रुकते? जब तुम ज़ेनोजेनिक देखोगे तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। हान सेन कुछ नहीं बोला और वह भी नहीं बोली। वे दोनों चुपचाप चोटी पर बैठे रहे। उसने अपने घुटने छाती से सटा लिए थे और अपनी बाहें उनके चारों ओर लपेट ली थीं, जिससे उसके नंगे पैर कपड़ों के किनारों से बाहर दिखाई दे रहे थे। बारिश की बूंदें उसके बालों पर पड़ रही थीं। उसकी साफ आंखें बेहद आकर्षक थीं। अगर लोग उसे नहीं जानते होते तो वे यही मानते कि वह एक नाजुक और भावुक महिला है। ये आकार बदलने वाली लोमड़ियां वाकई कमाल की हैं। ये बेहद सेक्सी और मासूम दोनों लग सकती हैं। हान सेन उसकी शक्तियों की उपयोगिता देखकर हैरान रह गया। जिस तरह से वह बदल सकती थी, उसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। श्वेत अस्थि नर्क में न दिन था न रात। रक्त से भरा आकाश हल्की बारिश से धरती को धोता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मूसलाधार बारिश में बदल गई। लोमड़ी रानी चोटी पर बैठी थी और बारिश की बूंदें अपने ऊपर बरसने दे रही थी, लेकिन बारिश की एक भी बूंद उसे छू नहीं पा रही थी। उसका शरीर पवित्रता की आभा से दमक रहा था। खून से सनी हड्डियों के बीच वह मानो किसी देवी की तरह थी। यह एक अजीबोगरीब खूबसूरत नज़ारा था। हान सेन के शरीर ने ऐसा कौशल दिखाया कि बारिश उसकी त्वचा से 1 इंच भी पास नहीं आ सकी। वह लोमड़ी रानी के बगल में बैठा लाल रंग में रंगे परिदृश्य को निहार रहा था। ये सब जितना अजीब था, हान सेन उस दृश्य से काफी प्रभावित हुआ। खून हड्डियों के बीच से रिसकर बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नरक के अंदर हड्डियों का पहाड़ हो। दृश्य भयावह तो था, लेकिन अजीब तरह से साफ भी था। मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, फॉक्स क्वीन ने धीरे से कहा और अपना सिर उठाकर हान सेन की ओर देखा। सान म्यू, हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वह सचमुच फॉक्स क्वीन जैसे अजीब किरदार से अच्छी तरह परिचित नहीं होना चाहता था। जाहिर है उसका इतिहास लंबा और पेचीदा था और ऐसा लग रहा था कि आगे उससे जुड़ना सिर्फ मुसीबत ही पैदा करेगा। अगर वह सचमुच उस जगह से बाहर निकल गई तो हान सेन को उम्मीद थी कि वह उसका पीछा नहीं करना चाहेगी।
सान म्यू, क्या ही घटिया नाम है। लोमड़ी रानी हंसी। इस नाम का मतलब है 3 लकड़ी, लेकिन 1 लकड़ी ही काफी उबाऊ है। बिल्कुल, तुम्हारे पास तो 3 हैं। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने उबाऊ इंसान हो। हान सेन हंसा, पर बोला नहीं। उसके अनुभव में कोई भी रूप बदलने वाली लोमड़ी निर्दोष नहीं होती। कई अमीर आदमी उसकी जैसी औरतों से शादी करते हैं, लेकिन आखिर में कुछ अनमोल गवा बैठते हैं, बिल्कुल नष्ट लोगों की तरह। अगर एक रूप बदलने वाली लोमड़ी न होती तो वे नष्ट बाइबल, जो उनका सबसे कीमती खजाना था, नहीं खोते। और जिन 2 औरतों ने यह अपराध किया, वे तो बस मामूली लोमड़ी थीं। ये तो ग्रैंडमास्टर लोमड़ी जैसा था। अगर हान सेन ने उसे नाराज कर दिया तो उसे सिर्फ अपने अंडरवियर से ज्यादा कुछ गंवाना पड़ेगा। उसके व्यवहार को देखते हुए फॉक्स क्वीन को लगा कि हान सेन एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर उठाया, जिससे लाल बारिश उसके ऊपर गिरने लगी। दृश्य बहुत सुंदर और कलात्मक ढंग से रचा गया था, जिसकी हान सेन ने प्रशंसा की। फॉक्स क्वीन बिना किसी प्रयास के अपनी शैली बदलती रहती थी। कोई भी पुरुष उसके जैसे व्यक्ति में कुछ न कुछ आकर्षण पा सकता था। उसकी डरावनी शक्ल उसे गु किंगचेन की याद दिलाती थी। जब हान सेन विचारों में खोया हुआ था, लोमड़ी रानी ने अचानक कमल जैसी दिखने वाली पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया और कहा, यह आ रहा है। हान सेन ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी, लेकिन वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। कमल पर्वत के उस पार खून की एक नदी बह रही थी, जो झरने की तरह बह रही थी। हान सेन को कुछ दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही उसे यकीन करने में हिचकिचाहट हुई, उसने एक चीख सुनी। खून के झरने से कुछ नीचे आ रहा था, और ऐसे बह रहा था जैसे खून में तैरकर नहीं, बल्कि उस पर चल रहा हो। वह जीव अब पहाड़ों से बाहर आ गया था और नदी के साथ नीचे की ओर बह रहा था। वह बहुत दूर था, और खून की बारिश ने हान सेन की दृष्टि काफी हद तक अवरुद्ध कर दी थी। उसे एक शरीर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह धुंधला था। उसने उस चीज को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली को बुलाने का फैसला किया। यह एक लाल किरण था। इसके शल्क रक्त में डूबे क्रिस्टल जैसे थे, और इसके सिर से मूंगे जैसे किरण सींग निकले हुए थे। वह जीव किसी वयस्क बैल जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन चलते हुए उसमें से एक बेकाबू हिंसा का एहसास होता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून के बादलों पर चल रहा हो। जानवर उत्साहित लग रहा था, हालांकि उसने कोई शक्ति नहीं छोड़ी। हान सेन साफ साफ महसूस कर सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। वह दूसरे जीवों से अलग था, और अपनी जीवन शक्ति के अलावा उससे मौत का सा आभास भी हो रहा था। यह क्या है? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। लोमड़ी रानी ने सिर हिलाया। घोस्टबोर्न पवित्र रक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था, और उन्होंने अरबों जीवों को मार डाला। ये तो किसी साधारण विस्काउंट का बेटा था। कौन जाने ये क्या था? अगर यह किसी छोटी जाति का सदस्य था और इसका जनक एक विस्काउंट था, तो ये राजा कैसे बन सकता था? और अगर इसे यहीं बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था, तो यह एक दिन देवता कैसे बन सकता है? हान सेन को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। लोमड़ी रानी ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। ये तो तुम बाद में समझ जाओगे। लोमड़ी रानी ने कुछ और नहीं कहा, इसलिए हान सेन उस प्राणी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। रक्त किरण अभी भी नदी में तैर रहा था। वह जीव डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह नारकीय द्वार के पास नहीं जाना चाहता था और न ही हान सेन के काम में दखल देना चाहता था। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। खून के बादल छट गए और आसमान साफ दिखाई देने लगा, मानो उसे धोकर साफ कर दिया गया हो। हान सेन ने ऐसा आसमान पहले कभी नहीं देखा था। न चांद था, न तारे, जहां तक नजर जाती थी बस अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक रक्त किरण दौड़कर सफेद हड्डी की चोटी पर आ खड़ा हुआ। उसकी चीख गड़गड़ाहट जैसी गूंजती हुई निकली। कुछ देर तक ऐसा ही रहा। हान सेन ने कुछ अजीब सा देखा। खूनी किरण लाल रंग में चमक रहा था। उसका लाल शरीर मानो जिस जगह से गुजरता था उसे चीरता हुआ सा लगता था। वह बहुत ही जानलेवा लग रहा था। कमजोर इच्छा शक्ति वाला कोई भी प्राणी उसे देख ले तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी। जब रक्त किरण ने अपनी रक्त शक्ति जारी की तो उसका रूप खूनी भंवर में बदल गया। सफेद हड्डी नर्क की हड्डियां और नदियां गड़गड़ाने लगी। हड्डियों की हवा ऊपर उठी और खून की नदी से खून की रोशनी निकली। वह खून के भंवर की ओर बढ़ रही थी। उस रक्त किरण की वजह से ही सब कुछ चलता था। वह इस दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ था, मानो कोई देवता बलिदान मांग रहा हो। जब अस्थि पर्वत और रक्त नदी की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती तो रक्त किरण का शरीर और भी साफ दिखाई देता।
वह रक्त क्रिस्टल की मूर्ति जैसा था और जानलेवा लग रहा था। हान सेन ने रक्त किरण को देखा और उसकी आंखें ऐसे चमक उठी मानो वह केक का एक विशाल, स्वादिष्ट टुकड़ा देख रहा हो। अब उसे अंततः समझ में आया कि कैसे एक साधारण विस्काउंट का बच्चा हड्डियों के बीच जन्म लेकर राजा वर्ग तक पहुंच गया। उस जीव ने मांस और हड्डियों में छिपी शक्ति को आत्मसात करना सीख लिया था। ईश्वर ही जानता है कि इतने सालों में इस नारकीय जगह में कितनी लाशें फेंकी गई थीं। वह जीव खाने के पहाड़ों से घिरा हुआ था। हड्डियां उसके विकास में सहायक हो सकती थीं, खासकर इसलिए क्योंकि कुछ हड्डियों में अपार शक्ति थी। ऐसे अनोखे वातावरण में नवजात शिशु के रूप में उस जीव में उच्च जातियों के अधिकांश कुलीनों की तुलना में अधिक क्षमता थी। वहाँ बहुत सारे संसाधन थे और प्राणी को उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। देवता बनना तो बस समय की बात थी। हालांकि हान सेन का ध्यान उस जीव के शरीर पर नहीं था। रक्त किरण एक दुर्लभ प्राणी था जिसका सार रक्त से परिभाषित होता था। ये वही शक्ति थी जो हान सेन के रक्त नाड़ी सूत्र का आधार थी। यदि वह रक्त किरण के जेनोजेनिक जीन को अवशोषित कर ले या उसका मांस खा ले तो उसके रक्त पर सूत्र का उत्थान नाटकीय रूप से तेज हो जाएगा। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि रक्त किरण का सेवन करने से उसे व्यापक रूप से कोई खास फायदा नहीं होगा। हालांकि अगर वह रक्त किरण को वश में कर लेता तो वह उसकी अस्थि और रक्त शक्तियों का अध्ययन कर सकता था और उसी तरह अपने रक्त नाड़ी सूत्र का अभ्यास कर सकता था। श्वेत अस्थि नर्क की संचित शक्ति को स्वयं अवशोषित करना किसी राजा श्रेणी के जेनोजेनिक को मारकर खाने से कहीं ज्यादा लाभदायक होता। लेकिन राजा वर्ग के जेनोजेनेसिस को वश में करना बहुत मुश्किल था और रक्त किरण तो जाहिर तौर पर काफी खास था। श्वेत अस्थि नर्क में पले बड़े होने के कारण ये क्रूर और निर्दयी हो गया था। यह औसत राजा वर्ग के कुलीन वर्ग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हान सेन शायद इसे हरा भी न पाए। इसे वश में करना तो बिल्कुल अलग बात थी। इसके अलावा वह एक जानलेवा शैतान जैसा दिखता था। उसकी आंखें क्रूर और क्रूर थीं और हान सेन सोच रहा था कि क्या कोई शक्ति उसे आज्ञाकारी बना सकती है। अगर उसे पता भी हो कि उसे हराया जाने वाला है तो भी वह किसी और के शासन के अधीन होने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेगा। हान सेन चुपचाप रक्त किरण को देखता रहा। उसकी भौहें सोच में डूबी हुई थी। उसने इंतजार किया जब तक किरण मांस और रक्त सोख नहीं लेता, फिर कमल के शिखर पर लौट आया जहां से रक्त नदी का उद्गम हुआ था। अब तुम जान गए हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही। इस जानवर की क्रूरता और जानलेवा स्वभाव मुझे डराता है। हालांकि यह अभी मुझ जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर यह कभी देवता बन गया तो यह व्हाइट बोन हिल छोड़कर अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को मार डालेगा। इसमें तुम और मैं भी शामिल हैं, फॉक्स क्वीन ने कहा। हान सेन को अब फॉक्स क्वीन के दावों पर शक नहीं रहा। ब्लड किरण किसी आम जेनोजेनिक से कहीं ज्यादा क्रूर लग रहा था। भले ही वो बुद्धिमान था, फिर भी वो मारना चाहता था। वो जानवर ऐसा ही था। मैं तो बस एक ड्यूक हूँ। मैं इससे कैसे हराऊंगा और तुम मेरी मदद कैसे करोगी? हान सेन ने फॉक्स क्वीन की ओर मुड़कर पूछा। हालांकि हान सेन के पास इस बारे में कुछ विचार थे कि वह उस जीव को कैसे मार सकता है, फिर भी वह अपनी परेशानी के बदले फॉक्स क्वीन से कुछ पाने की उम्मीद कर रहा था। अगर फॉक्स क्वीन ने हान सेन से उसके लिए ब्लड किरण को मारने के लिए कहा था तो उसने जरूर कुछ बहुत ही शानदार रिश्वतें तैयार की होंगी। वरना कोई भी समझदार ड्यूक कभी भी किंग क्लास के जेनोजेनिक से मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचता। हान सेन ने कभी भी मुफ्त उपहारों की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया। जवाब देने के बजाय लोमड़ी रानी नारकीय कंकाल द्वार की ओर लौट गई। चलो अभी गुफाओं में वापस चलते हैं। तुम तो बस एक ड्यूक हो, इसलिए अभी उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने ऐसे मौके का कई सालों से इंतजार किया है। मुझे नहीं पता कि तुम जैसा कोई फिर कभी मेरे पास से गुजरेगा भी या नहीं, इसलिए चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे मरने की संभावना पसंद नहीं। हो सकता है तुम मेरे लिए आखिरी मौका हो। हान सेन लोमड़ी रानी के पीछे पीछे महल में वापस आ गया। वह खजाने के ढेर तक गई, कुछ चीजें इकट्ठी की और फिर उन्हें हान सेन की ओर फेंक दिया। हान सेन ने कपड़ों के टुकड़े पकड़े और उनकी जांच की। उसने उसे एक सफेद रेशमी चोगा, काले चमड़े के जूते और पारदर्शी दस्ताने दिए थे। इन्हें पहन लो, ये किंग क्लास की चीजें हैं। हालांकि तुम इनकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, लेकिन ये कुछ न कुछ काम जरूर आएंगी, फॉक्स क्वीन ने बेरुखी से कहा। हान सेन को शालीनता या विनम्रता की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना चोगा पहन लिया। उसने अपने हाथों में दस्ताने पहने और पैरों में जूते पहने। जब उसने वह चोगा पहना तो उसे लगा जैसे कोई शक्ति का प्रवाह उसके पूरे शरीर को सहारा दे रहा है।
वह खुद पर कोई जोर नहीं लगा रहा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़कर जा सकता है। चमड़े के जूतों में उसे पलक सा हल्कापन महसूस हो रहा था, मानो उसके पैरों के नीचे हवा का झोंका आ रहा हो, और ऐसा लग रहा था मानो एक ही कदम उसे 90,000 मील दूर ले जा सकता है। पारदर्शी दस्ताने उसके हाथों में पड़ते ही अदृश्य हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी त्वचा में समा गए हों, और उसके हाथों में एक अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा था। हालांकि हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि वह शक्ति क्या थी और क्या करती थी। हान सेन को अभी अभी 3 किंग क्लास आइटम मिले थे, इसलिए वह इससे काफी खुश था। लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त और ठंडा रखा। उसने फॉक्स क्वीन की तरफ देखा और कहा, फॉक्स क्वीन, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ किंग क्लास आइटम ड्यूक और उस राक्षस जैसे किंग क्लास के विदेशी प्राणी के बीच बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं? लोमड़ी रानी मुस्कुराए। उसने हान सेन का गाल दबाया और कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरे पीछे आओ। लोमड़ी रानी छोटे महल से बाहर निकलकर बड़े महल में चली गई। हालांकि लोमड़ी रानी यहीं नहीं रुकी, वह दूसरे महल के सामने से गुजरते हुए भी चलती रही। हान सेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अभी ब्लड किरण को मार पाता है या नहीं, उसे तो बस लूट का माल चाहिए था। फॉक्स क्वीन की संपत्ति को देखते हुए उसका सारा सामान शीर्ष स्तर का होगा। चलते चलते हान सेन उन खजानों की कल्पना कर रहा था जो शायद लोमड़ी रानी उसे देने वाली थी, लेकिन जब वह अगले हॉल में पहुंचा तो अंदर कोई खजाना नहीं था। पत्थर की दीवारों पर लगी खोपड़ियों की कतारों के अलावा जगह खाली थी। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वे खोपड़ियां असल में मुखौटे थीं। उनकी संख्या लगभग 100 रही होगी और हर एक अनोखा था। कुछ तो बहुत डरावने थे और कुछ तो सचमुच मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो बेहद बुरे लग रहे थे, जबकि कुछ वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके अलग अलग हाव भाव एक साथ देखना एक सिहरन पैदा करने वाला दृश्य था। लोमड़ी रानी उन डरावने मुखौटों को देख रही थी और उसका चेहरा काला और टेढ़ा लग रहा था। जब उसने हान सेन की ओर देखा तो वह फिर से आकर्षक लग रही थी। उसने उसे फिर से मुस्कुराकर देखा। ये मुखौटे घोस्ट बोन के हैं और इन्हें उसी आदमी ने खुद बनाया है। यहाँ हर मुखौटा किसी अर्धदेवी प्राणी की खोपड़ी से बनाया गया था। इतने सारे सुधारों के बाद ये ऐसे दिखते थे। थोड़ी देर रुकने के बाद फॉक्स क्वीन ने आगे कहा, ये हजारों भूत हड्डी के मुखौटे थे और भूत हड्डी ने इनका इस्तेमाल भूत हड्डी की तकनीकों का अभ्यास करने के लिए किया था। अभ्यास करते करते मुखौटे नष्ट हो गए। अब उनमें से केवल 100 ही बचे हैं। इन भूत हड्डी के मुखौटों में भूत हड्डी की शक्तियां हैं। अगर आप इन्हें ओवरराइड कर सके तो आप खुद भी मुखौटा पहनकर भूत हड्डी की शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको अर्धदेवी भूत प्राणी की शक्तियां प्राप्त करने में मदद करेगी। इनके साथ उस विदेशी प्राणी को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस तरह के खजाने का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। पहली बात, मैं हड्डियों में से नहीं हूँ, और दूसरी बात, मुझे भूत हड्डियों की कोई भी तकनीक नहीं आती। मैं इन भूत हड्डियों के मुखौटों में से किसी एक को कैसे नियंत्रित करूं? हान सेन ने दीवार पर लगे भूत हड्डियों के मुखौटों को सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। ऐसी शक्तियों का उपयोग करना जो उसके नियंत्रण से बाहर थी, एक बहुत अच्छा विचार नहीं लग रहा था, और हान सेन आखिरी चीज जो करना चाहता था वह था अधिक जोखिम उठाना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें घोस्ट बोन तकनीक सिखा सकती हूँ। एक ड्यूक होने के नाते तुम्हें इन घोस्ट बोन मास्क को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। फॉक्स क्वीन एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, लेकिन ये तकनीकें घोस्ट बोन द्वारा बनाए गए कुछ सबसे शक्तिशाली कौशल हैं। इनका अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि तुम घोस्ट बोन तकनीक का अभ्यास पूरा कर पाओगे या नहीं, इससे पहले कि ज़ेनोजेनिक इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसे हराना मुश्किल हो जाए। अगर तुम ज्यादा देर करोगे तो वह एक अर्धदेवी भूत प्राणी बन सकता है। फिर उसे लड़ना व्यर्थ होगा, भले ही तुम्हारे पास घोस्ट बोन तकनीकें हों। हालांकि मुखौटे भी अर्धदेवी भूत है, वे उस राक्षस से कहीं कमतर होंगे। आखिरकार वह प्राणी श्वेत अस्थि नर्क का ही वंशज है, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। तो क्या घोस्ट बोन तकनीक का अभ्यास वे लोग भी कर सकते हैं जो स्वयं बोन नहीं हैं? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जिन जातियों के शरीर में हड्डियां होती हैं वे इन तकनीकों का अभ्यास कर सकती हैं। अपनी हड्डियों को भूत हड्डियों में बदलने के बाद उनकी शक्तियां बढ़ेंगी। इसके अलावा उनमें अंधकार में तत्वों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो जाएगी। लेकिन लोमड़ी रानी ने बात बीच में ही रोक दी। लेकिन क्या? हान सेन ने पूछा।
लेकिन जब साधक की हड्डियां भूत हड्डियां बन जाती हैं, तो उनकी प्रकाश तत्व जीन शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। लोमड़ी रानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो यही एक उपाय है जो तुम कर सकते हो। इससे पवित्र शक्तियों को जो भी समस्या होगी, वह बाद में होगी। हान सेन ने भूतिया हड्डियों के मुखौटों को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह 1 मिनट के लिए झिझका, फिर उसने भूतिया हड्डियों के मुखौटों में से एक को पकड़ लिया। इसे मत छुओ, फॉक्स क्वीन ने कहा, लेकिन वह वास्तव में उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ी। हान सेन ने उसे अनदेखा करते हुए ताकत जुटाई। उसने भूत की हड्डी का मुखौटा पकड़ा और उसमें से एक ठंडी शक्ति निकलती हुई महसूस की। अचानक एक जोरदार झटके से हान सेन उड़ गया। वह पीछे की दीवार से जा टकराया और झटका इतना जोरदार था कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि इसे मत छुओ। जब तक तुम भूत की हड्डी की तकनीक का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक भूत की हड्डी के मुखौटे तुम्हें अपनी मंजूरी नहीं देंगे। तुम खुशकिस्मत हो कि इसने तुम्हें सीधे नहीं मारा, लोमड़ी रानी ने झुंझलाते हुए कहा। ये चीजें बेहद मजबूत हैं। हान सेन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और घोस्टबोन मास्क को नए सम्मान के साथ देखा। बिल्कुल, खराब प्रदर्शन वाले मुखौटे बहुत पहले ही टूट चुके हैं। जो यहाँ बचे हैं, वे सबसे बेहतरीन हैं। लोमड़ी रानी ने आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है कि उस विदेशी देवता बनने की दिशा में कोई गंभीर कदम उठाने से पहले तुम कम से कम एक भूतस्थी मुखौटे की स्वीकृति पा सकोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो मेरे साथ यहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कोशिश कर सकता हूँ, हान सेन ने धीरे से कहा। जब हान सेन मान गए, तो फॉक्स क्वीन ने उन्हें घोस्टबोन तकनीक सिखाना शुरू कर दिया। वह जनरल घोस्टबोन की पत्नी थी, इसलिए वह उनकी तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने उन्हें युगों से इन तकनीकों का इस्तेमाल करते देखा था, और हालांकि उन्होंने खुद इनका अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वह हान सेन को सिखाने के लिए इन तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि हान सेन को नई तकनीकों का अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। फॉक्स क्वीन द्वारा उसे हुनर समझाने के बाद उसने कुछ समय खुद ही उसकी जांच पड़ताल में बिताया। वह फॉक्स क्वीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था, और वह चिंतित था कि घोस्टबोन तकनीक का अभ्यास करने से ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं जिनके बारे में उसने उसे नहीं बताया था। जैसे जैसे हान सेन ने इस हुनर पर शोध किया, उसे पता चला कि यह वास्तव में प्रकाश शक्तियों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देगा। लेकिन हुनर सीखने में यही एकमात्र जोखिम था, और इससे शरीर वास्तव में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये समझना मुश्किल नहीं था कि जनरल घोस्टबोन ने ये हुनर क्यों बनाए और उन्हें गुप्त क्यों रखा। हान सेन को नहीं लगता था कि यह हुनर उसके लिए खतरनाक होगा, लेकिन फिर भी उसने इसका अभ्यास करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उसने भूतिया हड्डियों के मुखौटों को वश में करने का एक और तरीका सोचा था। मुखौटों की शक्ति भूत हड्डी तकनीक की शक्ति के साथ मेल खाती थी। अगर हान सेन भूत हड्डी मुखौटों की शक्ति का अनुकरण करने के लिए डोंगशुआन आभा का उपयोग कर पाता, तो वह मुखौटों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो सकता था कि उसके पास भूत हड्डी तकनीक है। इस तरह से मुखौटों की मंजूरी हासिल करने से शायद वह फॉक्स क्वीन से बच सकता है। अगर वह किसी तरह उसके खिलाफ घोस्टबोन तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी, तो डोंगशुआन ऑरा का इस्तेमाल करके उस तकनीक का अनुकरण करने से वह कम असुरक्षित हो जाएगा। हान सेन बगल वाले हॉल में ही रहा और उसने भूत की हड्डी की तकनीक का अभ्यास करने का नाटक किया, जैसा उसने बताया था। लेकिन असल में वह भूत की हड्डी के मुखौटों को देखने के लिए डोंगशुआन आभा और बैंगनी आंखों वाली तितली का इस्तेमाल कर रहा था। हान सेन ने भूतिया अस्थि मुखौटों की शक्तियों का परीक्षण करते हुए सोचा कि वह उस रक्त किरण को कैसे वश में कर सकता है। वह उसे अपना बनाना चाहता था। अगर फॉक्स क्वीन सच कह रही थी, तो घोस्टबोन मास्क की शक्ति प्राप्त करने के बाद ब्लड किरण को वश में करना आसान हो जाएगा। इसलिए हान सेन को तुरंत कोई जल्दी नहीं थी। सफेद हड्डी वाले नर्क का दरवाजा खोलने वाली चाबी लोमड़ी रानी के गले में थी। जब तक वह खुद दरवाजा न खोले, कोई और अंदर नहीं जा सकता था। ... आइस ब्लू नाइट्स के बेस में एडवर्ड उदास दिख रहा था। हान सेन उसके सामने ही गायब हो गया था। एडवर्ड ने हान सेन को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। उसके लिए यह एक बड़ी नाकामी थी। वह तो बस एक मार्क्विस है। अगर वह ड्यूक भी बन गया, तो भी उसके आइस ब्लू ग्रह के जंगलों में बचने की संभावना बहुत कम है। शायद उसे किसी विदेशी ने मार डाला हो, एक आइस ब्लू नाइट ने भौहें चढ़ाकर सुझाव दिया। एडवर्ड ने सिर हिलाया। नहीं, अगर उसे किसी विदेशी ने खा लिया होता,
तो वह पीछे ऐसे सबूत छोड़ जाता जिन्हें मैं ढूंढ सकता था। आइस ब्लू नाइट किंग ने उसे ढूंढने के लिए आइस ब्लू नाइट्स की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हान सेन उन सबको चकमा देकर भाग निकला। इस आदमी में हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। क्या उसे ढूंढने का कोई और तरीका नहीं है? बर्फीले नीले शूरवीर ने पूछा। वह इस बात से काफी चिंतित था कि चीजें कैसे चल रही हैं। शायद। एडवर्ड ने अपने निचले होंठ थपथपाए और धीरे से बोला, अगर मिस्टर वाइट भी पीछा करने लगे तो शायद वे हान सेन को ढूंढ सके। उसकी शक्ति सीमित है ना? वह अपने पूरे जीवनकाल में अपनी शक्ति का केवल 10 बार ही उपयोग कर सकता है, और वह अपनी क्षमताओं का 8 बार उपयोग कर चुका है। केवल 2 उपयोग शेष हैं। क्या आपको लगता है कि वह उनमें से एक उपयोग एक साधारण मार्कीज की खोज में खर्च करेगा? आइस ब्लू नाइट ने एडवर्ड को संदेह से देखा। वह वही चाहता है जो हम चाहते हैं, वरना वह अराजकता की व्यवस्था में आता ही नहीं। लेकिन अगर हम मिस्टर वाइट को बता दें कि हम क्या चाहते हैं, तो चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। तुम्हें लगता है कि उसे पहले से पता नहीं है? जब आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन को पकड़ने की कोशिश की, तो मिस्टर वाइट को हमारा मकसद तुरंत समझ आ गया होगा। उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, एडवर्ड ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह हान सेन को अकेले ही ढूंढने की कोशिश करेगा? आइस ब्लू नाइट चौंक गया। अगर वह जा सकता तो अकेले ही जाता, लेकिन उसकी ताकत युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्राइम पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर उसे पता भी हो कि हान सेन कहाँ है, तब भी उसे आइस ब्लू नाइट किंग या हमारी जरूरत होगी जो उसके लिए लड़े। एडवर्ड ने कराहते हुए कहा, हम इंतजार कर सकते हैं। आइस ब्लू नाइट किंग आखिरकार अपना धैर्य खो देगा और वह मिस्टर वाइट के पास जाएगा। जब वह समय आएगा तो हमें बस उनका पीछा करना होगा। ... महल के अंदर हान सेन का रूप और भी भयावह होता जा रहा था। उसका शरीर थोड़ा पारदर्शी हो गया था और कंकाल काला पड़ गया था। बस हान सेन अभ्यास कर रहा था, तभी उसने दीवार के हिलने और हिलने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाया और देखा कि एक भूतिया हड्डी का मुखौटा छोटे छोटे तेज झटकों में कांप रहा है। तुम मेरे अनुमान से कहीं बेहतर हो। 1 महीने से भी कम समय हुआ है और तुमने भूत की हड्डियों की शक्तियों में निपुणता हासिल कर ली है। और इसके अलावा तुमने भूत की हड्डियों के मुखौटे की स्वीकृति प्रक्रिया भी सक्रिय कर दी है। फॉक्स क्वीन ने हान सेन को कुछ हद तक हैरानी से देखा। हान सेन ने घोस्ट बोन मास्क को देखा और उसने देखा कि यह उसकी नकली घोस्ट बोन शक्ति के साथ संबंध बनाता है। ये घोस्ट बोन मास्क कमजोर मास्क में से एक है, लेकिन 1 ही महीने में इसकी निष्ठा हासिल कर लेना एक बेहतरीन प्रगति है। हमारे पास अभी भी समय है। मास्क के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए थोड़ा और अभ्यास करो। और फॉक्स क्वीन एक अलग मास्क की ओर इशारा करने के लिए मुड़ी। अगर तुम इस घोस्ट बोन मास्क के साथ संबंध बना सको तो जेनोजेनिक को मारना आसान हो जाएगा। हान सेन ने उस मुखौटे को देखा जिसकी ओर फॉक्स क्वीन इशारा कर रही थी। उसने अपनी डोंगशुआन आभा और बैंगनी आंखों वाली तितली का इस्तेमाल करके उसकी जांच की। ये वाकई सबसे मजबूत भूतिया हड्डी का मुखौटा था। इसकी शक्तियां बाकी मुखौटों से कहीं ज्यादा थीं। ये भूतिया हड्डी का मुखौटा बाकियों से अलग क्या है? हान सेन ने पूछा, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसने इसकी ताकत पर ध्यान नहीं दिया हो। फॉक्स क्वीन ने कहा, ये सभी अर्धदेवीकृत विदेशी खोपड़ियां हैं, लेकिन कुछ जीव दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली थे। वह घोस्ट बोन मास्क नरक के एक राक्षस की खोपड़ी से बना है। घोस्ट बोन ने उस पर बहुत समय और मेहनत लगाई है, और सच कहूं तो बहुत मेहनत की है। इसकी शक्तियां लगभग देवीकृत थीं। ये यहाँ का सबसे शक्तिशाली घोस्ट बोन मास्क है। चिंता मत करो, मुझे बस एक विदेशी राजा को मारना है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किसी अर्धदेवी की शक्ति उसे मारने के लिए पर्याप्त होगी। मैं बस उस मुखौटे का उपयोग कर सकता हूं जिस पर मैंने पहले ही दावा कर लिया है। हान सेन ने अपना हाथ उस भूतिया हड्डी के मुखौटे की ओर बढ़ाया जिससे उसने पहले ही संबंध स्थापित कर लिया था, और मुखौटा उड़कर उसकी ओर आ गया। उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया। भूत की हड्डी जैसी शक्तियां पाने से पहले हान सेन मुखौटे को छूते ही दीवार से टकरा जाता था। अब जब वह मुखौटे को आसानी से पकड़ सकता था तो उसे उसकी जबरदस्त शक्ति का असली एहसास हो सकता था। हान सेन ने अपने डोंगक्सुआन आभा और बैंगनी आंखों वाली तितली का उपयोग मुखौटे को अच्छी तरह से देखने के लिए किया। फिर उसने उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही उसने उसके चेहरे को छुआ, हान सेन के शरीर में शक्ति का संचार हो गया। यह नई ऊर्जा हान सेन की भूत हड्डी शक्तियों में फैल गई, जिससे उनकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। अचानक
हान सेन का चेहरा पीला पड़ गया और चिंता ने उसके पेट को जकड़ लिया। वह नकाब उतारना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नकाब से एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति गरज उठी और हान सेन के अंदर समा गई। इसने हान सेन को 1 इंच भी हिलने डुलने से रोक दिया। भूत की हड्डी की शक्ति मानो सुनामी की तरह उसके अंदर से गुजर रही थी। हान सेन का शरीर काला पड़ गया और एक भूतिया आभा ने उसे घेर लिया। मुखौटे की इच्छाशक्ति राक्षसी थी और ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हर चीज उसके प्रभाव में आ जाएगी। उसने हान सेन की इच्छाशक्ति को दबा दिया और बेरुखी से कहा, ये शरीर सबसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप जनरल घोस्ट बोन हैं। हान सेन समझ गया था कि यह घोस्ट बोन मास्क किसका है। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था। उसे पता था कि उस चीज में कुछ गड़बड़ है और वह बस समस्या की सही प्रकृति का पता नहीं लगा पाया था। कम से कम उसे पता था कि उसकी भावनाएं भटकी नहीं थीं। घोस्ट बोन की शक्तियां हान सेन के शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। जनरल घोस्ट बोन की इच्छाशक्ति हान सेन पर पहाड़ की तरह झुकी हुई थी। जनरल घोस्ट बोन की आत्मा हान सेन के सिर के अंदर थी। हाँ, मैं घोस्ट बोन किंग हूँ। आपकी मदद से अब मैं आपके शरीर के माध्यम से प्रकट हो पाऊंगा। अगर आप अपनी मृत्यु से पहले कुछ करना चाहते हैं और वह ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हान सेन ने भूत हड्डी की शक्ति का अनुकरण रोकने के लिए अपने डोंगक्सुआन सूत्र का इस्तेमाल किया। उसके शरीर में उमड़ रही भूत हड्डी की शक्तियां चीखकर रुक गईं। जनरल घोस्ट बोन हैरान लग रहे थे। आपने घोस्ट बोन तकनीक का अभ्यास नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये काफी मुश्किल है। मेरा शरीर कोई भूत की हड्डी का शरीर नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? हान सेन ने भावशून्यता से पूछा। तुम तो बस एक ड्यूक हो, इसलिए मैं कम से कम मेहनत में तुम्हारे शरीर को घोस्ट बोन बॉडी बना सकता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल जरूर करूंगा, जनरल घोस्ट बोन ने कठोर स्वर में गुर्राते हुए कहा। उसने हान सेन की इच्छाशक्ति को दबाने की कोशिश तो बंद कर दी, लेकिन घोस्ट बोन मास्क की घोस्ट बोन शक्ति और भी मजबूत हो गई। काली भूत हड्डी की शक्ति हान सेन की हर कोशिका पर छा गई और इसने उसके जीन को अलग बना दिया। हान सेन ने जेड स्किन का जादू किया और वह एक जेड मूर्ति में बदल गया। घोस्ट बोन की शक्तियां धीरे धीरे उसके अंदर समा गई, लेकिन वे उसके शरीर का आकार नहीं बदल सकी। तुमने अजेय शरीर का अभ्यास किया है, ये तो बहुत दुर्लभ है। जनरल घोस्ट बोन अब और भी हैरान लग रहे थे। उनकी आवाज में लालच था और घोस्ट बोन मास्क से निकली घोस्ट बोन शक्ति और भी प्रबल हो गई थी। हान सेन का जेड स्किन शरीर मजबूत था, लेकिन जनरल घोस्ट बोन की शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। उस पर पड़ने वाली शक्ति देवत्व का प्रतीक थी। उसका जेड स्किन शरीर हड्डी में बदलने लगा। वह एक काली हड्डी की मूर्ति का आकार लेने लगा था। हान सेन जनरल घोस्ट बोन की शक्ति से नहीं लड़ सका, लेकिन साथ ही जनरल घोस्ट बोन उसकी इच्छाशक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। जनरल घोस्ट बोन, क्या आप रेगिस्तान में स्थित घोस्ट बोन टाउन नामक शहर के बारे में कुछ जानते हैं? हान सेन ने अचानक पूछा। क्या आप वहां गए हैं? जनरल घोस्ट बोन ने कहा, इस जगह का नाम भूतों की हड्डियों का शहर है, तो फिर आपकी मूर्ति दरवाजे पर पहरा क्यों दे रही है? और महल के अंदर वाली मूर्ति किसकी है? क्या वह सेक्रेट का नेता है? हान सेन ने पूछा। आप मरने वाले हैं और आप अपनी ऊर्जा इसी पर खर्च कर रहे हैं। जनरल घोस्ट बोन ने आश्चर्य से पूछा। खैर, अगर मैं मर रहा हूँ, तो मैं इस नश्वर संसार को अनुत्तरित प्रश्नों के साथ नहीं छोड़ना चाहता, हान सेन ने कहा। मैं आपको बता दूं, ये वह जगह है जहाँ नेता आराम कर रहे थे, जनरल घोस्ट बोन ने हान सेन के शरीर को बदलते हुए समझाया। ये किसी तरह का मकबरा है। महल में किसकी मूर्ति है? वह वहां कैसे पहुंचा? हान सेन ने पूछा। जनरल घोस्ट बोन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। शायद वह इसके लायक था। जनरल घोस्ट बोन मानव राजा के प्रति घृणा का भाव रखता था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वह वास्तव में कौन था। तो फिर वह कौन है? और महल में उसकी मूर्ति क्यों है? हान सेन पूछता रहा। तुम मर चुके हो, तुम्हें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जनरल घोस्ट बोन कुछ भी नहीं कहना चाहता था। वह बस हान सेन के शरीर को रूपांतरित करना चाहता था। हान सेन का शरीर काले से सफेद हो गया। वह सफेद हड्डी का प्राणी बन गया, जो बहुत अजीब लग रहा था। काली हड्डी वाली शक्ति बहुत बुरी थी, लेकिन अब वह सफेद हड्डी में बदल गई थी और अब वह उतनी बुरी नहीं लगती थी।
उसके अंदर एक सुखद हवा थी। मुझे महल के अंदर एक खास पत्थर की प्लेट मिली है, क्या तुम जानते हो कि वह क्या है? हान सेन ने पूछा। हान सेन के मन में कई सवाल थे और ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ जनरल घोस्टबोन ही उसे उसका जवाब दे सकते थे। जनरल घोस्टबोन रुक गए, यहाँ तक कि हान सेन को बदलने वाली घोस्टबोन की शक्तियाँ भी रुक गईं। इस सवाल ने जनरल घोस्टबोन को स्पष्ट रूप से स्तब्ध कर दिया था। तुम्हें यह अवशेष मिल गया, ये तुम्हारे पास क्यों है? जनरल घोस्टबोन ने जल्दी से पूछा। यह अभी मेरे पास है। यह अवशेष क्या है? यह क्या करता है? हान सेन ने पूछा। हाँ, भगवान अभी मेरी मदद जरूर कर रहे हैं। इस अवशेष की मदद से मैं उस पवित्र स्मारक के अंदर स्थित वस्तु तक पहुंच सकता हूं। मेरा घोस्टबोन युग शुरू होने वाला है। जनरल घोस्टबोन हान सेन के दिमाग में पागलों की तरह हंसा।